प्रदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और कॉन्स्टिट्यूशन के इस एपिसोड के अंतर्गत एक दो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप उसे चाहेंगे तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। यह है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यह तीसरा वीडियो है और उसी कॉन्सेप्ट क्लियर के अंतर्गत आज हम जो श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से पॉलिटी लगभग प्रारंभ हो गया है। तो पॉलिटी का जो पहला ही चैप्टर है वह है प्रस्तावना से। यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है, इस पर एक अलग डिबेट करेंगे और किस केस में यह प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है यह अलग बात है। अब जो है प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है और प्रस्तावना का मूल तत्व क्या है, इसकी पहले चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के मूल तत्व, प्रस्तावना के मूल तत्व, मूल तत्व की चर्चा करेंगे और प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य। अगर इस दो चीजों को आप जान लेते हैं तो आप मेंस के सवाल लिखने के भाग रहेंगे। कुछ और चीजों की भी मैं चर्चा करूंगा। प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, इनकी संख्या 6 है, लगभग ये 6 है। तो इसकी मैं चर्चा करा देता हूं। प्रस्तावना के कौन कौन से मूल तत्व है। पहला लिखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना का मूल तत्व में पहला होगा बी द पीपुल ऑफ इंडिया या एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। इट्स हैव द मेन कंपोनेंट इज, हम भारत को लोग प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, चौथा गणराज्य, है कि नहीं। हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद या समाजवाद भी लिख सकते हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है, गणराज्य क्या है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। यानी कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस लगभग अगर देखेंगे तो टोटल शब्द ऐसे 6 आएगा। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है। इन सारी की सारी चीजें आप जान पाएंगे। ये सब चीज हम जानेंगे। यह है प्रस्तावना का मूल तत्व है। इस पर ही पूरी प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट जो है टिका हुआ है। तो प्रस्तावना के मूल तत्वों में पहला तत्व क्या है, हम भारत के लोग। हम भारत का लोग का मतलब क्या होगा, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। यानी कि हम सभी जो है भारत के लोग हैं। इनविटेंस है, कहने का मतलब यह हो गया कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जिसे आइन कहते हैं, यानी कि यह प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वह जिस व्यक्ति के बारे में बात करता है वह भारत के लोगों के बारे में बात करता है, जो यहाँ भारत का नागरिक है उसके बारे में बात करता है। और किस रूप में बात करता है, तो यह प्रभुत्व है। प्रभुत्व का मतलब यह है कि यह किसी के ऊपर सुपर इम्पोज पावर नहीं किया गया है। यानी कि आप पर जो प्रभुत्व की बातें की गई है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था के अनुसार जो सरकार हम चलाते हैं
उनका मेरे ऊपर प्रभुत्व है, उनके द्वारा शासित या शासन किया गया वो चीजें हैं, और वह संपन्न भी है। संपन्न का मतलब है कि यानी कि हम किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जिस देश में संपन्नता नहीं होती है वह राष्ट्र जो है अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत हद तक वह राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त नहीं करा सकता है। जैसे हमारी वैदेशिक नीति स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि हम प्रभुत्व भी हैं और संपन्न है। संपन्न कहने का तात्पर्य है कि हमारी विदेश नीति किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं दी जाती है, हम किसी डेप्ट में नहीं है या कर्ज में नहीं है या किसी के अधीन हम नहीं है, पराधीन नहीं है, आर्थिक पराधीन नहीं है या किसी प्रकार की, यानी कि हम अपनी वैदेशिक नीति स्वतंत्र लेते हैं, यानी कि प्रभुत्व भी है, संपन्न भी है। और समाजवादी का मतलब यह है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह समाजवादी है। समाजवादी का मतलब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, समाजवादी उसे कहते हैं जिसमें भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो की गई है, फिर ध्यान दीजिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो की गई है, लेकिन यह इक्वल अपॉर्चुनिटी उसकी योग्यता यानी कि उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर की गई है। अगर यही क्वालिफिकेशन के आधार पर न करके इक्वल अपॉर्चुनिटी की सिर्फ बात करें तो यह समाजवाद नहीं होकर समतावाद का सिद्धांत होता है या साम्यवाद का सिद्धांत होता है, जो और रसिया ये सब या अन्य देशों में था, जिसके कारण पूरी की पूरी रसिया ब्रेक डाउन कर गया। उसके पीछे कहीं ना कहीं साम्यवाद की स्थिति रही होगी। यानी कि हमारे यहाँ जो भारत में है वह समाजवादी व्यवस्था है, यानी कि ऐसी व्यवस्था जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात तो करता है, लेकिन यह योग्यता के आधार पर करता है, क्वालिफिकेशन के आधार पर करता है, यानी कि इसे कहते हैं समाजवादी व्यवस्था। चौथा जो इसी में, हालांकि अगर हम कहें 1 2 यही हो गया, 3 4 5 और 1 6, यानी कि छठा वाली बात हो गई। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यह होगा कि हमारा जो संसद में हम जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, या कोई भी शासन व्यवस्था दो प्रकार के मोटा मोटी होता है, या तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है या राजतंत्रात्मक व्यवस्था होता है। हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, यानी कि हम उनको जो भेजते हैं संसद में या पार्लियामेंट में या अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, वह कहीं ना कहीं वह चुन कर जाते हैं, यानी कि व्यष्ट मताधिकार के द्वारा जो हम मत देते हैं उनके आधार पर उनका चयन होता है। छठा जो होता है यह गणराज। गणराज का मतलब यह होता है, गणराज का मतलब होता है कि देश का प्रथम प्रतिनिधि जो होता है, यानी कि प्रथम व्यक्ति जो होता है वह नॉमिनेटेड ना होकर इलेक्टेड होता है, उसे ही गणराज्य कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो प्रथम व्यक्ति है वह चुन के गए हैं, नॉमिनेटेड नहीं है। राजा या रानी या किसी प्रकार के वंशानुगत क्रम में, यानी कि हायरार्की सिस्टम में तो वह नहीं गए हैं। कहने का मतलब है कि उनका कहीं न कहीं उनका भी भले ही चुनाव जो है वयस्क मताधिकार से नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा ही चुनकर वह भेजे जाते हैं, यानी कि प्रथम व्यक्ति जो है चुन के जाते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गणराज्यीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये है प्रस्तावना के मूल तत्व। यह प्रस्तावना के मूल तत्व के हमने व्याख्या कर दिया कि मूल तत्व कितने हैं, तो मूल तत्व 6 हैं। अब इसकी व्याख्या से सवाल है कि प्रस्तावना के मूल तत्वों की व्याख्या करें। ऐसे प्रश्न आ जाए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसकी व्याख्या करने की स्थिति में रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आप लिखने की स्थिति में रहेंगे, या फिर आप इस मर्म को समझने की स्थिति में रहेंगे। अब आते हैं कि प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हर जो भी चीज़ लाई गई है उसका उद्देश्य क्या होता है, बिना उद्देश्य के किसी भी जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका अगर वह निरुद्देश्य हो तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य समझने का हम प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, या उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्य कुछ ना कुछ उद्देश्य रहेगा। तो प्रस्तावना का उद्देश्य है, पहला ही है, देखिए पूरा ध्यान से सुनिएगा, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस नीति मार्ग में इतना नीति संबद्ध ये सारा चीज एकत्रित हुए हैं। तो कहने का मतलब है प्रस्तावना का मेन उद्देश्य है सामाजिक न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात की गई है। पहली बात है सामाजिक न्याय की बातें की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस कैसे सर हम समझेंगे कि सोशल जस्टिस की बात की गई है। सोशल जस्टिस का मतलब है हम भारत के लोग, यानी कि इसमें भारत के सभी नागरिकों को सम्मिलित किया गया है। और जब शासन व्यवस्था में सभी वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को शामिल कर दिया जाए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में, तो यह सामाजिक न्याय का सबसे पूर्ण रूप से समर्थित करने वाला यह तथ्य साबित होता है। तो पहले नंबर इससे हम यह कंक्लूजन निकालते हैं कि पहला ही उद्देश्य यह साबित कर देता है कि इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है। दूसरा जो है आर्थिक न्याय की बात की गई है। कहा गया है, तुलसीदास जी भी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि दैहिक दैविक न होई एक समाना, राम राज्य न कभी न आवा। यानी कि दैहिक दैविक अगर समताप की स्थिति में नहीं होगी, एकल स्थिति में नहीं होगी, तो उसमें राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम राज्य कुछ और भी कल्पना नहीं है, बल्कि सभी को समान अवसर की बातें समाजवाद से अगर उसकी तुलना करें तो उसमें बहुत समतुल्य की स्थिति हम स्थापित कर सकते हैं। यानी कि इसमें आर्थिक न्याय की भी बात की गई है। सामाजिक न्याय की बात हो और आर्थिक न्याय की बात नहीं हो, ऐसा फिर सामाजिक न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आर्थिक न्याय होनी चाहिए। आर्थिक न्याय का तात्पर्य उस न्याय से है जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं से होने वाली हर गतिविधियों में समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। जैसे अभी हाल में ही सरकार के द्वारा जनधन योजना के अंतर्गत सभी से खाते खुलवाए गए, यह आर्थिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन उदाहरणों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। और तीसरा जो है सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और तीसरा न्याय की जो बात की गई है वह है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, न्याय में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार पीटी लेवल के स्तर पर या मेंस लिखते हैं तो भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्याय में 3 प्रकार की न्याय की बातें की गई है। इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बातें की गई है, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यह होता है कि आप किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को उन्हें किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। उसमें इस प्रकार के आधार पर उन्हें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा कि
विशेष वर्ग के लोग हैं तो उससे विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या उनको वोट के पावर को की ज़्यादा वोटिंग राइट्स होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सभी के लिए इक्वल यानी कि सिमिलरिटीज़ की बातें की गई है, यानी कि यह एक प्रकार का राजनीतिक न्याय है। यानी कि 18 वर्ष के उम्र के व्यक्ति अगर वह हो गया है तो वह मताधिकार का अधिकारी है। अगर वह 21, 25 और 30 यानी कि आपका जो है लोकसभा के लिए जो होगा वह 25 ईयर्स का मिनिमम अगर एज प्राप्त कर लिया हो, या राज्यसभा के लिए हो तो वह 30 वर्ष का होगा। अगर वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह 35 वर्ष का हो सकता है। वह कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, जनप्रतिनिधित्व के रूप में वह खड़ा हो सकता है, यानी कि वह आम व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कि उसमें राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब आपको लगता है कि यह सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कहीं भी आर्थिक न्याय की बातें नहीं की गई है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के एक न्याय की बातें नहीं की गई है पीटी के लेवल पर। तो सोशल जस्टिस की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, लेकिन कहीं भी आपको जो है वह है रिलीजियस जस्टिस की बातें नहीं की गई है। तो एक नंबर प्रश्न यहीं से भी आ सकते हैं। यह हो गया इस ऑब्जेक्टिव्स की बातें। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहने का मतलब मैं शुरू में भी बताया था, आपका जो उसका क्या एलिमेंट्स है, तत्व है, तो उसमें स्वतंत्रता से भी रिलेटेड कुछ बातें थी। स्वतंत्रता आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति या बहुत सारी क्रांति हुई या बहुत सारे आंदोलन हुए, ये सबका मेन उद्देश्य यह था कि हम जो है अपना स्वतंत्र नीति हो, अपना स्वतंत्र सरकार बने, हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार सरकार बने, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार हो। इस प्रकार से ब्रिटिश क्रूएल रूल से हम मुक्ति पाना चाहते थे और पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूल तत्व था, जिस आधार पर लड़ा गया, वह स्वतंत्रता ही था। स्वतंत्रता का तात्पर्य कुछ और नहीं, कल हम पढ़ाए भी थे कि वह फंडामेंटल राइट्स होता है। फंडामेंटल राइट्स का एक मूल तत्व स्वतंत्रता ही होता है, फ्रीडम ही होता है। फ्रीडम के बहुत सारे एस्पेक्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ मूविंग होता है, फ्रीडम ऑफ कहीं हम धन का उपार्जन कर सकते हैं, एसेट्स का हम एक्वायर कर सकते हैं। यह देश में रहकर हम ये बहुत सारे स्वतंत्रता की बातें होती है। यानी कि स्वतंत्रता इसका मूल तत्व है, मूल उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है। और चौथा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि हमें जो आस्था है, जो विचार है, अभिव्यक्ति है, यानी कि हम अगर मोटा मोटी कहें तो यह विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में दी जाती है। पांचवा होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू स्पीक की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं, आपको बता दूं, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी चारे आएंगे। विश्वास का, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की आचरण, धर्म की आचरण, धर्म की आचरण। और क्या होगा, धर्म का आचरण होगा, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ये सारी की सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा इतना ही नहीं, आगे बढ़िए और भी बताता हूं। छठे नंबर पर होगा जो इसका मेन उद्देश्य में होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता।
यानी प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, क्योंकि आर्टिकल 21 में आगे हम पढ़ेंगे कि सिर्फ जीवन जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता है। और सातवां है बंधुत्व, यानी कि बंधुत्व का मतलब है कि फ्रेटर्निटी की बात की गई है। हम भारत के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सब बंधुत्व होगी, और बंधुत्व नहीं होगी तो किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करना बेईमानी होगी। इसलिए नेक्स्ट होगा राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी को यहाँ बनाए रखने की बात की गई है। फ्रेटर्निटी तो खैर ऊपर ही है, और इसमें है यानी कि यह है अपॉर्चुनिटी और जो है प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये सारी की सारी आपको लगता होगा कि किस प्रकार से हमें ऐसे याद रखना चाहिए। तो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट कैसे याद रखें, इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए, यह पूरा का पूरा उद्देश्य किस प्रकार से होगा, तो पहला लिखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, अखंडता, है कि नहीं। अब तो आपको याद हो गया होगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अखंडता। ये की पॉइंट के रूप में यह 5 पॉइंट याद रखेगा। यही यह इस 5 पॉइंट को याद रखते हैं, पूरा का पूरा उद्देश्य ध्यान में रह जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अखंडता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं अखंडता। लेकिन यह इसमें 5 ही वर्ड है, लेकिन उद्देश्य कितने याद रखने हैं? 8। अब यह कैसे याद रहेगा, तो न्याय के रूप में याद रहेगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मैं पीछे पूरा डिस्कशन में बताया हूं, सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा है राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। इसको कहते हैं सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। इसको कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और स्वतंत्रता का मतलब आपने समझ ही लिया, स्वतंत्रता वैदेशिक नीति होनी चाहिए, स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता की बात की गई है, कैसी समानता, तो समानता किस स्तर पर होनी चाहिए? सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए, है कि नहीं। हम अवसर की समानता की बात करते हैं, ये सारी समानता हो गई। बंधुत्व का मतलब है फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, हम आपस में भाईचारा का साथ रहते हैं, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश के आधार पर नहीं किया जाता है। और अखंडता का मतलब है पूरे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी को बनाए रखने के लिए हमें जो भी काम करना है वह करेंगे, जो मेरा जो कर्तव्य है वह करेंगे, यानी कि अखंडता को बनाए रखने हैं। किसी भी प्रकार की क्षेत्रीयता, राष्ट्रवाद को कोई क्षति न पहुंचाए पाए, यानी कि किसी भी प्रकार का अलगाववाद और संप्रदायवाद या किसी भी प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित नहीं करना है। यही ऑब्जेक्टिव्स है किसके, यानी कि
प्रस्तावना के। अब आपका प्रस्तावना के तत्व एलिमेंट्स, जो 6 एलिमेंट्स है वो याद हो गया, और प्रस्तावना के यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आपका जो उद्देश्य होगा वह उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिए प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पार्ट है या नहीं है, या लगातार पार्ट था या नहीं था, इस सब की चर्चा करेंगे। इसके और क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए इसका भी हम डिबेट करेंगे। तो पहली बात है 1960 का एक केस आया था जिसे बेरूबारी केस के नाम से जानते हैं, और एक है 1973 का केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती। ये दो महत्वपूर्ण केस है। एक केस एसआर बम्बई का भी केस था, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस था। एसआर बम्बई प्लस, है कि नहीं, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस था। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण केस बहुत महत्वपूर्ण है जिसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों केस क्या है? तो पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रस्तावना जो है मूल संविधान का भाग था या नहीं है। तो पहला सवाल यह उठता है कि प्रीएम्बल जो है मूल संविधान का भाग है या नहीं, मूल संविधान का भाग था या नहीं, मूल संविधान का भाग था या नहीं, भाग था या नहीं। तो जो संविधान के मनीषी थे वो बहुत समझदार थे, यानी कि संविधान के जो निर्माता थे वह काफी जानकार थे, वह भविष्य की चीजों को उन्हें इस बात का एहसास था। उन्होंने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान का मूल भाग माना था। यानी कि मूल संविधान में यह कहा गया था, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था उस समय यह माना गया था कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन का मूल भाग है, मूल भाग है, ऐसा मानना था संविधान के निर्माताओं का, संविधान के निर्माताओं का या मूल माना था कि यह प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का भाग है। उनका यह कहना था कि अगर संविधान का मूल भाग नहीं रहे तो किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार किसी भी विचारधारा की आएगी और इसके मूल संविधान के भाव को, अगर उसका मूल भाग नहीं रहेगा तो संविधान में किसी भी प्रकार का उनकी जो आत्मा है उसकी आत्मा के उलट या संविधान के मूल भाव के पलट उसमें बहुत सारे संशोधन कर संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ सकता है, उसके मूल स्वरूप को परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए संविधान के मनुष्यों, जो संविधान का निर्माता थे, उन्होंने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का मूल भाग माना था। लेकिन जब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 1960 का दशक, यानी कि 1950 से लेकर 60 का दशक जो था, इसमें भारत जो है
अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह 4 स्तरों पर मुख्य रूप से देखा जा सकता है। इनकी अपनी राजनीतिक आवश्यकताएं होगी, इनकी आर्थिक आवश्यकताएं होंगी, इनकी सामाजिक आवश्यकताएं होगी और इनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं होंगी। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर खासकर आर्थिक क्षेत्रों में या राजनीतिक क्षेत्रों में और खासकर सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे और इन परिवर्तनों के कारण यह महसूस किया गया 1950 से 60 के दशक के बीच में कि ऐसा है कि संविधान को मूल भाग जो है सरकार सरकार चूंकि उसमें न्यायपालिका भी आता है, तो न्यायपालिका के पास एक जो है केस पहुंचा, उस केस को कहा गया बेरूबारी का केस। इस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। वह ऐसा केस था, ये बहुत ध्यान रखिएगा, बेरूबारी के केस में, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल भाग नहीं माना गया। यह मूल भाग क्यों नहीं माना गया, इसके पीछे यह लॉजिक दिया गया या समझा गया कि भारत जो है तेजी से विकास कर रहा है और विकास में प्रस्तावना जो है कभी अवरोध है या ऑब्स्टिकल या बाधा के रूप में न साबित हो, इसलिए प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग माना ही नहीं जाना चाहिए। और अगर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर भाग माना जाएगा तो इसमें विकास में हो रही बाधाओं में भविष्य में बाधा हो सकती है। इसीलिए 1960 के दशक में यह माना गया कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1960 से लेकर 1973 के आसपास जब तक कि केशवानंद भारती का केस नहीं आ गया, उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह संविधान का मूल भाग नहीं होना चाहिए। हालांकि मूल संविधान में माना गया था, इसमें यह नहीं माना गया। बाद में इसी ढंग का एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन के केस में ऐसा मामला आया। एसआर बॉम्बई प्लस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऐसा ही मामला देखा गया। खैर, यह केस इतना ही सिर्फ जानना चाहिए, लेकिन जो ये हिस्टोरिक जो रिजल्ट आया केस का, वह था 1973 का केशवानंद भारती बनाम, यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस का था। केरल राज्य का केस था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल भाग माना गया। तो क्या कारण था कि 1973 में यही सुप्रीम कोर्ट 1960 के दशक में यह कहा बेरूबारी के केस में कि प्रस्तावना जो है संविधान का मूल भाग नहीं होना चाहिए या नहीं माना जा सकता है, और 1973 में इसी केस को पलट दिया और उसने बोला गया कि जो है 1973 के केस में यह माना गया कि इसे संविधान का मूल भाग होना चाहिए। एक बताता हूं कि ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, संवैधानिक पीठ था। संवैधानिक पीठ कहने का मतलब है कि जब 5 से अधिक जजों का बेंच जो होता है उसको संवैधानिक बेंच माना जाता है। यह केशवानंद भारती के केस में 13 जजों के एक कंबाइंड जो है जो जजों की समूह थे उसने इस पर सुनवाई की थी। इसलिए यह संवैधानिक जो है इसको माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। और यह इसमें यह कहा गया कि जो है प्रस्तावना जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न भाग है, यानी कि बेरूबारी बाद केस को ही पलट दिया गया। इसका तात्पर्य यह निकाला गया, ये तर्क दिया गया कि उस समय यह माना गया कि अगर इसे संविधान का भाग नहीं माना गया तो सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से या किसी भी जो है विचारधारा को मानने वाली अगर सरकार आएगी तो अपने पूरे विचारों को इम्पोज कर देगी और इस प्रकार से पूरा जो है सोशल स्ट्रक्चर और लोकतांत्रिक ढांचा पर एक बहुत बड़ा ठेस पहुंच सकता है। उसके स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल यानी कि बाधक के रूप में उत्पन्न हो सकती है,
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि इसे संविधान का मूल भाग माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस पर किसी भी प्रकार का अगर कोई सरकार या विचारधारा की सरकार आती है तो वह उसके मूल भावना में परिवर्तन न कर सके, इसलिए इसे संविधान का मूल भाग माना गया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मानना था। इस प्रकार आपको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी प्रकार के सवाल आएंगे कि संविधान का भाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इन लेक्चर को आप उन महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर या जो हमने इस मार्फत से जो भी शब्द कहा है उसके आधार पर आप मेंस की कॉपी लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी कॉन्सेप्ट आपका जो है इसके आधार पर आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। अब चलिए आज एक प्रश्न देता हूं। एक प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है, मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि प्रस्तावना किस प्रकार भारतीय संविधान का दर्शन है, संविधान का दर्शन है। आपके विचार के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का मूल भाग होना चाहिए, संविधान का मूल भाग होना आवश्यक था। अपने तर्कों से इस कथन की पुष्टि करें, पुष्टि करें। यह प्रश्न का उत्तर आप लिख कर देखिएगा, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, आपका ट्रांसलेट कर देता हूं कि प्रियम्बल is a philosophy of Indian Constitution. You considered preamble should a part of Constitution. You certified this statement, that statement with your logic. ये पूरे के पूरे आपके प्रश्न मेंस के भी बन सकते हैं, या 20 मार्क्स का आ सकता है, या 10 मार्क्स का आ सकता है, कितना भी मार्क्स आए आप लिखने की स्थिति में रहेंगे। दैट्स इट। तो ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी मैंने आपको व्याख्या कराने की कोशिश किया है कि इसमें प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रस्तावना में किससे संबंधित पूरी जो हमने व्याख्या कराए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप इस आधार पर लिख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए हैं
वो 3 शब्द आप उसमें जोड़ लीजिएगा, है कि नहीं। पंथ निरपेक्ष, जो ये आपका पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि स्टेट हैव ए नो रिलेशन, स्टेट हैव ए नो रिलीजन। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बीच अंतर क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह सुनने में थोड़ा होता है कि धर्म से निरपेक्ष होना, कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं रह सकता है, ऐसे लॉजिक में बताया है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हम अपने जो है किसी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है। स्टेट हैव ए नो रिलीजन। रिलीजन व्यक्तिगत धर्म, रिलीजन जो है व्यक्तिगत वस्तु होती है, व्यक्तिगत अंतर्निहित भावना में चीज़ें होती है जिसकी स्वीकृति हम अपनी अंतःकरण की अवस्थिति से करते हैं। धर्म कोई बाह्य आडंबर नहीं है, राज्य द्वारा नियंत्रित वस्तु नहीं होना चाहिए, यह व्यक्तिगत आस्था के ऊपर निर्भर करती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह लेक्चर आपके मेंस से लेकर पीटी तक के सारे जो आपको कठिनाई होगी उसको संपुष्टि कराने में सहायक रहा होगा। इन शब्दों के साथ, कथनों के साथ अपने शब्द को विराम यहीं पर देना चाहता हूँ और आगे और भी इसी प्रकार की पॉलिटी से संबंधित हर टॉपिक्स पर और ऐसे आप प्रश्न लिखाते जाऊंगा कि आप उत्तर लेखन शैली भी आप कर सकेंगे। आप हमें अगर संपर्क करना चाहेंगे तो 8743094288 पर आप संपर्क कर सकते हैं या संस्थान के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दैट्स इट। आज की लेक्चर यहीं आपकी समाप्त हम किए जाते हैं, फिर हम आगे आपको लेक्चर लेंगे। धन्यवाद।